हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पीरियड था ये 1760 से लेकर ये कंटिन्यू था अप टू 1840। इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इट वाज एक्चुअली द ट्रांजिशन फ्रॉम क्रिएटिंग गुड्स बाय हैंड टू यूजिंग मशीन्स। अब साइंटिफिक इनोवेशंस होते चले जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहे थे, बड़े बड़े मशीन्स बनते चले जा रहे थे। मशीन्स बनते चले गए तो इंडस्ट्री सेटअप होते चले गए। इंडस्ट्री सेटअप हो गए तो लार्ज स्केल में हम गुड्स प्रोड्यूस करते चले गए। अब लार्ज स्केल में प्रोड्यूस्ड गुड्स तो होते थे, लेकिन क्यों होते थे? क्योंकि इसका डिमांड भी अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ गया था। क्यों डिमांड बढ़ गया था? क्योंकि कॉलोनीज सेटअप हो गए थे। कॉलोनीज सेटअप हो गए थे, ट्रेड का एक्सपांशन बढ़ गया था ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हमें इतना चैप्टर दे दिया और हमें पढ़ना ज़रूरी हो गया, क्योंकि स्टूडेंट इसकी वजह से ही, इस टॉपिक को पढ़ने की वजह से ही हमें जो है पता चलेगा कि हमारा कितना डेवलपमेंट हुआ है। और आज जो है वो मॉडर्न एज है, जो कि टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स की लोगों के जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स थे वो उनको पिक्चर के फॉर्म में डिपिक्ट करते थे। इन्हीं में से एक थे म्यूज़िक पब्लिशर E.T. पॉल। E.T. पॉल ने एक म्यूज़िक बुक प्रोड्यूस किया जिसके कवर पे पेज पर ये एक पिक्चर था, डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डॉन मतलब होता है मॉर्निंग। डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग। अब इसमें देखो सेंट्रल फिगर जो है वो उसे गॉडेस लाइक फिगर दिया है सेंटर में, जिसे माना जाता है एंजल ऑफ प्रोग्रेस। इट इज़ कॉल्ड द एंजल ऑफ प्रोग्रेस। इसके हाथ में जो मशाल है वो मशाल है प्रोग्रेस की मशाल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक व्हील पर खड़ी है, जिसके व्हील को 2 विंग्स दिए गए। अब ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये सिंबलाइज करता है टाइम को। आप इस एंजल के पीछे देखिए, देयर आर मशीन्स विच आर फ्लोटिंग बिहाइंड द एंजल। ये साइंटिफिक इनोवेशंस थे उस टाइम के, जो इस तरीके से करते हुए दिखाया गया है एंजल के पीछे। तो ये इसका मतलब क्या है? इसमें आपको ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि एंजल जो है वो उड़ान भरी है फ्यूचर की तरफ। जो फ्यूचर है पूरा प्रोग्रेस से भरा हुआ। ये जो पिक्चर है ये बना था 1900 में। ये जो पिक्चर है ये बना था 1900 में। चलो आगे चलते। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इज इवन मोर मार्क्ड इन अ पिक्चर। अब 1900 ईयर में ही क्या हो गया था, लोगों को प्राउड फील होने लग गया था, क्योंकि ये नए नए मशीन्स और टेक्नोलॉजी की वजह से। अब इसी प्रकार से और एक पिक्चर जो है वो फेमस हो गया था। वो कहाँ पे दिखा था? वो दिखा था ट्रेड मैगजीन के कवर पर, आज से लगभग 100 ईयर्स एगो। या इसमें भी ये पिक्चर ध्यान से देखिए, इसमें भी आपको जो है 2 मैजिशियंस दिखाए गए हैं। अब इस पिक्चर को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहला जो ऊपर का पार्ट है उसमें एक पर्सन दिखाया गया जो है अलादीन। ऐसे कहते हैं कि अलादीन जो था वो यहाँ पे आपके बुक में दिया है कि द वन एट द टॉप इज़ अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट। ओरिएंट मतलब क्या है कि जो लोग ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी के तरफ जितने भी कंट्रीज़ आते थे, उस कंट्रीज़ में जो लोग रहते थे उनको ओरिएंट कहा जाता था। अब उनको ओरिएंट नाम किसने दिया था? तो उनको ओरिएंट नाम दिया था वेस्टर्न पीपल ने ही। अब ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी के तरफ कौन से कंट्रीज़ थे? वो थे अफ़गानिस्तान था, इजिप्ट था, ईरान था, इराक, कुवैत। इन सबको हम ओरिएंट कहेंगे।
ठीक है। अब बच्चा इसमें क्या बताया गया आपको कि ये जो अलादीन थे वो अपने मैजिकल लैम्प के ज़रिए उन्होंने ब्यूटीफुल पैलेस बांधे थे। उसी प्रकार से नीचे देखिए, नीचे का पार्ट, इसमें आपको क्या दिखा गया है कि मॉडर्न मैकेनिक है, ये है मॉडर्न मैकेनिक हु विथ हिज मॉडर्न टूल्स व्यूज़ अ न्यू मैजिक। अपने मॉडर्न टूल्स के ज़रिए उन्होंने क्या किया है, बड़े बड़े ब्रिजेस बांधे, शिप बांधे, टावर्स बांधे, हाई राइज बिल्डिंग्स बांधे। अब अलादीन जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है ईस्ट और पास्ट को, लेकिन वही जो मैकेनिक जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेस्ट और मॉडर्निटी को। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो टू मैजिशियंस हैं ये पब्लिश हुआ था इंग्लैंड प्रिंटर्स में ऑन द डेट 26 जनवरी 1901। अब इस पिक्चर से हमें क्या आइडिया मिल रहा है कि ये जो इमेजेस है इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड जीत की तरफ चले जा रहा था मॉडर्न वर्ल्ड। अब मॉडर्न वर्ल्ड को हम जैसे ही मॉडर्न वर्ल्ड बोलेंगे तो अभी हमारे दिमाग में क्या आएगा, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज आएगा, इनोवेशंस आएंगे, मशीन्स आएंगे, फैक्ट्रीज आएंगे, रेलवेज एंड स्टीम शिप्स। इसीलिए बेटा हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ये जानना क्यों ज़रूरी हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, क्योंकि इसकी वजह से ही ये हमें पता चल रहा है कि ह्यूमन बींग्स ने डेवलपमेंट कितना किया है। और आज जो है मॉडर्न एज मतलब क्या है, इट इज़ एक्चुअली द वंडरफुल टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं जिसमें आपको सबसे पहले ब्रिटेन की तरफ फोकस्ड करके बताया है। क्यों ब्रिटेन ही चूज़ किया उन्होंने, क्योंकि ब्रिटेन ही पहला इंडस्ट्रियल नेशन था और ब्रिटेन में ही पहली फैक्ट्री बनी थी। फिर उसके बाद इंडिया के बारे में बताया गया कि किस तरीके से बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस। नाउ बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अब क्या हो गया था, जब भी हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ हुआ है तो हम सोचते हैं कि फैक्ट्री इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है। जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम रेफ़र करते हैं कि फैक्ट्री प्रोडक्शन हुआ है। जब हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करते हैं तब हम बोलते हैं मतलब हम रेफ़र करते हैं कि फैक्ट्री वर्कर्स की बात हो रही है। तो इसीलिए बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्ट्री जो है वो बिगिनिंग होता है फर्स्ट फैक्ट्री के सेटिंग से ही, कि किस तरीके से पहला फैक्ट्री सेटअप हुआ था, वहीं से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्ट्री स्टार्ट होता है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद सच आइडियाज़, क्योंकि फैक्ट्री शुरू होने से पहले ही इंग्लैंड और यूरोप में, जहाँ पे इंग्लैंड और यूरोप में कहा जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ था, उसके पहले भी क्या हो गया था, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए। और ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था वो क्या किसी फैक्ट्री पे बेस्ड नहीं था। और इसीलिए बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो इस इंडस्ट्रीज़ के पहले का जो पीरियड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसलिए जितने भी हिस्टोरियंस थे वो ये जो पीरियड था फेज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का उसको रेफ़र करते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो मतलब क्या है, इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले किस तरीके से प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था उसके बारे में आपको बताया गया है। इन द 17th एंड 18th सेंचुरी, 17th और 18th सेंचुरी के बीच में जितने भी मर्चेंट्स थे, टाउन्स के मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप में, यूरोपियन टाउन्स में जितने भी मर्चेंट्स होते थे वो जा रहे थे कंट्री साइड की तरफ। क्यों जा रहे थे, क्योंकि उनको कंट्री साइड में जो भी पेजेंट्स और आर्टिजन्स रह रहे थे उनको वो मनी सप्लाई कर रहे थे और उनको मनी सप्लाई करके उनको वो परसूट करते थे कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए वो
गुड्स तैयार करें, गुड्स मैन्युफैक्चर करें। क्या हो गया था, कॉलोनीज जो अलग अलग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में कॉलोनीज सेटअप हो गए थे, तो वर्ल्ड ट्रेड क्या हो गया था, एक्सपांड हो गया था इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से गुड्स का डिमांड बढ़ते ही चले जा रहा था। लेकिन मर्चेंट्स जो टाउन में थे वो अपना प्रोडक्शन नहीं एक्सपांड कर पा रहे थे। क्यों नहीं एक्सपांड कर पा रहे थे? क्योंकि वहाँ पर एक वर्ड आया है आपके बुक में, ट्रेड गिल्ड, क्योंकि टाउन में जो है ट्रेड गिल्ड्स की मोनोपोली थी। अब ये गिल्ड कौन होते हैं? तो गिल्ड्स वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर। गिल्ड मतलब दिस वेर द एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स। ये एक एसोसिएशंस हुआ करता था प्रोड्यूसर्स का, जो क्या करते थे, क्राफ्ट पीपल को अच्छे से ट्रेनिंग देते थे और जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड होता था उनका प्राइजेस रेगुलेट करते थे। और जिसकी वजह से क्या होता था कि नए लोग कोई भी अगर टाउन में आके ट्रेड करना चाहेंगे तो उनको वो रेस्ट्रिक्ट करते थे। मतलब नए लोगों को बिल्कुल इस बिज़नेस में घुसने ही नहीं दे रहे थे टाउन में। अब इसमें और एक फिगर 3 देखिए, स्पिनिंग इन द 18th सेंचुरी। यू कैन सी ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द yarn. Notice that one wheel is moving only one spindle. किस तरीके से देखिए, एक व्हील सिर्फ एक स्पिंडल को घुमा सकता है और हर एक मेंबर फैमिली का इन्वॉल्व है यार्न प्रोड्यूस करने के लिए। अब क्या हो गया था, रूलर्स ने डिफरेंट गिल्ड्स को मोनोपोली राइट ग्रांट कर दी थी। रूलर्स ने क्या कर दिया था, मोनोपोली राइट हर डिफरेंट टाइप ऑफ गिल्ड्स को दे दिया था। अब ये मोनोपोली राइट के क्या थी, तो मोनोपोली राइट में वो जो गिल्ड्स है, जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के गिल्ड्स है, वो अपने हिसाब से प्रोड्यूस और ट्रेडिंग कर सकते थे। इसमें कोई रूलर्स का भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता था। अब इसकी वजह से क्या हो गया, नए मर्चेंट्स को फिर बहुत ही ज़्यादा और डिफ़िकल्ट होने लग गया टाउन्स में आके नया बिज़नेस सेटअप करने के लिए। तो बेचारे नए मर्चेंट जाएंगे कहाँ, तो इसीलिए वो चले गए फिर कंट्री साइड की तरफ, जहाँ पे उनको बिज़नेस भी मिल रहा था और वहीं पे उनको मैन पावर भी मिल रहा था अपने बिज़नेस के लिए। कंट्री साइड में उनको मैन पावर कहाँ से मिल रहा था, तो कंट्री साइड में एक तो पुअर पेजेंट्स और आर्टिसंस थे, वो मर्चेंट्स के लिए काम करना उन्होंने चालू कर दिया। लेकिन वो तैयार क्यों हुए मर्चेंट्स के लिए काम करने के लिए, तो इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। लास्ट ईयर में ही आपने ओपन फील्ड के बारे में पढ़ा था। ओपन फील्ड मतलब क्या होता है कि ओपन फील्ड मतलब अरेंजमेंट ऑफ पेजेंट्स एग्रीकल्चर इनटू स्कैटर्ड स्ट्रिप कम्युनली रेगुलेटेड बट प्राइवेटली ओन्ड। इसका मतलब ये है कि जो फील्ड्स थे उनको स्ट्रिप्स के जैसे अरेंज किया गया था और कम्युनली रेगुलेट तो होता था, लेकिन इट वाज प्राइवेटली ओन्ड बाय द स्पेसिफिक ओनर। अब ये ओपन फील्ड सिस्टम क्या हो रहा था, धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा था। कॉमन्स जो थे, कॉमन्स मतलब क्या, ऐसे कुछ कॉमन लैंड्स थे वहाँ पर कंट्री साइड में, जहाँ पर हर पेजेंट्स क्या कर सकते थे, फायरवुड गैदर कर सकते थे, बेरीज, वेजिटेबल्स, हे एंड स्ट्रॉ। अब ये गैदर करके वो क्या करते थे, उनके लिए सर्वाइव करना बहुत आसान हो गया था। लेकिन ये कॉमन, जब एनक्लोजमेंट एक्ट आया, एनक्लोजमेंट एक्ट की वजह से क्या हो गया, जितने भी कॉमन लैंड्स थे उनको एनक्लोज्ड कर दिया गया। एनक्लोज्ड मतलब उनको उनके इर्द गिर्द सारे कंपाउंड बांध दिए गए और उसको प्राइवेटली ओन कर दिया गया था। अब जो सर्वाइवल के लिए जो एक सहारा था कॉमन लैंड्स, वो भी नहीं था अभी बेचारे पेजेंट्स के पास। अब कुछ फार्मर्स ऐसे थे जिनके पास टाइनी प्लॉट्स थे लैंड के, लेकिन टाइनी प्लॉट्स होने की वजह से क्या हो गया कि फैमिली में मेंबर्स बहुत ज़्यादा तो थे। अब मेंबर्स ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, बहुत ही कुछ लोग ही काम कर पाते थे लैंड पे और कुछ लोग खाली बैठे रहते थे। उसकी वजह से जितने भी मेंबर्स है घर के, उनको उतना काम नहीं मिल पा रहा था। अब मर्चेंट्स जैसे ही उनको मिले,
जैसे ही मर्चेंट्स कंट्री साइड में गए और पेजेंट्स को अपने बिजनेस के लिए ऑफरिंग दी, तो क्या हो गया, जितने भी पेजेंट्स थे वो सारे तैयार हो गए मर्चेंट्स के लिए काम करने के लिए। अब क्या हो गया था, मर्चेंट्स के लिए काम करने की वजह से वो अपने कंट्री साइड में ही रह के वो गुड्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे थे, और साथ में उनके जो छोटे छोटे प्लॉट थे वहाँ पे भी उनका कल्टीवेशन करना चालू था। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड द श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। मतलब कल्टीवेशन की वजह से उनका इनकम बहुत कम होते जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ गया, जिसमें क्या हो गया था कि इंटरनेशनली मार्केट डिमांड हर चीज़ का बढ़ गया था, तो उसकी वजह से पेजेंट्स को फ़ायदा होने लग गया था। और उनके घर में जितने भी लोग थे, हर घर में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते थे, तो जितने भी लोग थे हर मेंबर अभी काम में बिजी रहने लग गया था। अब ये जो सिस्टम बन गया था कंट्री साइड और टाउन का, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप्ड हो गया था। मर्चेंट्स तो थे सारे टाउन्स बेस्ड, लेकिन उनको अपना काम करवाने के लिए जाना पड़ता था कंट्री साइड की तरफ। अगर मर्चेंट क्लोथ बना रहा है इंग्लैंड में, तो वो सबसे पहले वूल परचेस करेगा वूल स्टेपलर से। वूल स्टेपलर कौन से लोग होते हैं, अ पर्सन हु स्टेपल्स और सॉर्ट्स वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर। मतलब जो वूल्स को सॉर्टिंग करते हैं वो स्टेपलर होते हैं। फिर वहाँ से लेकर जाने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप जाएंगे स्पिनर्स की तरफ। स्पिनर क्या करता है, यार्न स्पन करेगा। फिर उसके बाद और भी सब्सिक्वेंट स्टेजेस होते हैं ऑफ प्रोडक्शन। फिर वीवर्स के पास जाएगा, फिर जाता है फूलर्स के पास। तो फूलर कौन थे, पर्सन हु फूल्स दैट इज़ गैदर्स क्लोथ बाय प्लेटिंग। मतलब जो क्लोथ्स को गैदर करता है प्लेटिंग कर करके। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप थे डायर्स के पास जाते थे क्लोथ्स। फाइनल प्रोडक्ट जो था उसको फिनिशिंग देना भी ज़रूरी था। तो ये जो फिनिशिंग टच था, तो फिनिशिंग टच के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे जाते थे लंदन की तरफ। द फिनिशिंग वॉज डन इन लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लोथ इन द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जाने से पहले ये सारे प्रोडक्ट्स फिनिशिंग के लिए लंदन में जाया करते थे। इसीलिए लंदन को कहा जाता है फिनिशिंग सेंटर। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि वाई लंदन इज़ कॉल्ड द फिनिशिंग सेंटर। अब ये जो पीरियड था प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम, ये पूरे कमर्शियल एक्सचेंजेस का नेटवर्क बन गया था। ये एक पार्ट बन गया था कमर्शियल एक्सचेंजेस नेटवर्क का पार्ट बन गया था। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा था, तो इसको कंट्रोल करने वाले थे मर्चेंट्स। और जो गुड्स परचेस हो रहे थे या फिर गुड्स जो प्रोड्यूस्ड हो रहे थे वो सारे कहाँ पे बन रहे थे, वो सारे बन रहे थे फैमिली फार्म्स में, लेकिन फैक्ट्रीज में नहीं। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हर प्रोडक्शन की जो स्टेज थी वहाँ पे 20 से 25 वर्कर्स काम करते थे। मतलब हर एक मर्चेंट के नीचे 20 से 25 वर्कर काम किया करते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ईच क्लोथियर वॉज कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स। मतलब एक मर्चेंट क्लोथियर हंड्रेड्स वर्कर्स को कंट्रोल कर रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है अपना द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय द 1730s। मतलब 1730s में ही क्या हो गया था कि फैक्ट्रीज सबसे पहले इंग्लैंड में बनते चले गए। लेकिन लेट 18th सेंचुरी तक आते आते ही फैक्ट्रीज मल्टीप्लाई हो गए थे। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वॉज कॉटन। पहला सिंबल था न्यू एरा का कॉटन। इसका प्रोडक्शन जो है लेट 19th सेंचुरी में ही काफ़ी हद तक बढ़ गया था। 1760 में ब्रिटेन सिर्फ 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन क्या हो गया था, धीरे धीरे ये रॉ मटेरियल 1787 में आने तक ये इंपोर्ट 22 मिलियन पाउंड्स तक बढ़ गया था। मतलब कॉटन इंडस्ट्री के लिए 1787 में 22 मिलियन पाउंड्स का
कॉटन लग रहा था अभी। अब ये जो इतना इंक्रीमेंट हुआ ये किससे लिंक हो रहा था? इस इंक्रीमेंट की वजह से क्या हो गया कि प्रोडक्शन के जो प्रोसेसेस थे उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते नज़र आए। सीरीज़ ऑफ इन्वेंशंस है, साइंटिफिक इन्वेंशन की वजह से क्या हो गया कि धीरे एक के बाद एक ऐसे मशीन्स क्या हो गए इन्वेंट होते चले गए थे 18th सेंचुरी में, जिसकी वजह से क्या हो गया कि हर प्रोडक्शन में जितने भी प्रोसेसेस होते थे, प्रोसेस कौन से होते थे, जैसे होता था कार्डिंग होता था, ट्विस्टिंग होता था, स्पिनिंग और रोलिंग। कार्डिंग मतलब क्या है? कार्डिंग का मतलब है द प्रोसेस इन विच फाइबर्स सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग। मतलब स्पिनिंग करने से पहले फाइबर्स जैसे कि कॉटन या वूल है उसको बनाया जाता था स्पिनिंग के पहले। अब जितने भी इन्वेंशंस बनते चले गए 18th सेंचुरी में, उसकी वजह से क्या हो गया कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो हर एक स्टेप था उसकी एफिकेसी बढ़ते चली गई। मतलब आउटपुट अभी काफ़ी हद तक ज़्यादा मिलने लग गया था। हर वर्कर का जो भी आउटपुट था वो एनहांस्ड हो गया था। हर वर्कर अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते चला गया था, जिसकी वजह से हर थ्रेड और यार्न जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत मिलते चले गए थे। अब एंट्री हुई रिचर्ड आर्कराइट की, जिन्होंने पहला कॉटन मिल बनाया। रिचर्ड आर्कराइट हु क्रिएटेड द कॉटन मिल। ये कॉटन मिल आने तक, मतलब रिचर्ड की एंट्री होने तक, क्लोथ प्रोडक्शन जो था वो कंट्री साइड में ही होता था और फिर उसको मतलब विलेज हाउस होल्ड्स में ही क्लोथ प्रोडक्शन स्प्रेड था। लेकिन अभी नए नए मशीन्स आ रहे थे, जिसकी वजह से लोग अभी नए मशीन्स परचेज भी कर रहे थे, उसको सेटअप कर रहे थे और नए नए मिल बनाते चले जा रहे थे। अब मिल बन गया तो मिल के अंदर क्या हो गया था कि इतने सारे मशीन्स होने की वजह से सारे प्रोसेसेस एक ही रूफ के अंदर होते थे, प्रोडक्शन प्रोसेसेस। फिर उसको मैनेज करना भी पड़ता था। अगर मैनेज करना मतलब क्या हो गया था कि बहुत ही केयरफुल सुपरविज़न चाहिए था प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए। क्वालिटी देखना पड़ता था, लेबर को रेगुलेट करना ज़रूरी था और ये सब कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट था अगर प्रोडक्शन स्टिल कंट्री साइड में कंटिन्यू हो रहा है तो। इसीलिए ये अभी कंट्री साइड से शिफ्ट करना प्रोडक्शन मिल में बहुत ज़रूरी हो गया था। इन द अर्ली 19th सेंचुरी फैक्ट्रीज़ क्या अब अर्ली 19th सेंचुरी में आने तक क्या हो गया था, फैक्ट्रीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था इंग्लिश लैंडस्केप का। ये देखिए किस तरीके से फिगर 5 में आपको दिया है। इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर बाय एम जैक्सन, द इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज़ 1857, चिमनीज बिलोविंग स्मोक केम टू कैरेक्टराइज द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। मतलब ये देखो कि किस तरीके से यूरोप में चिमनीज दिख रहे, इतने सारे स्मोक निकलते हुए, मतलब इतने फैक्ट्रीज वहाँ पे बढ़ गए थे। ये मिल्स बन गए तो क्या हो गया कि सारे जो भी इन्वेस्टर्स थे, लोग थे, सारे अभी मिल्स की तरफ ध्यान देने लग गए, क्योंकि वहाँ पर अभी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा था, प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी मिल रही थी। तो इसीलिए अभी वर्कशॉप, जो छोटे छोटे वर्कशॉप चल रहे थे या कंट्री साइड में जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, अब धीरे धीरे वो कम होते चला गया बाय द अर्ली ऑफ 19th सेंचुरी। फिगर 4 देखो, ये भी बहुत ज़रूरी फिगर है। लंकाशायर कॉटन मिल, इट वॉज पेंटेड बाय C.E. टर्नर, द इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज़ इन द ईयर 1925। यहाँ पर आर्टिस्ट ने क्या कहा था कि सीन थ्रू द ह्यूमिड एटमॉस्फियर दैट मेक्स लंकाशायर द बेस्ट कॉटन स्पिनिंग लोकेलिटी इन द वर्ल्ड। मतलब लंकाशायर बेस्ट कॉटन स्पिनिंग लोकेलिटी थी पूरे वर्ल्ड की। अ ह्यूज कॉटन मिल अग्लो विथ इलेक्ट्रिसिटी इन द ट्विलाइट इज़ अ मोस्ट इम्प्रेसिव साइट। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, द क्वेश्चन इज हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है ये कितना रैपिड था, इसकी स्पीड क्या थी। डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज था। इसी के यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए आंसर में। पहला,
फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सबसे डायनामिक इंडस्ट्रीज़ ब्रिटेन में थी, तो वो क्लियरली कॉटन और मेटल की थी। क्या हो गया था कि स्टार्टिंग से ही हमने देखा कि कॉटन किस तरीके से लीडिंग सेक्टर बन गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के फर्स्ट फेज में अप टू 1840s। उसके बाद क्या हो गया था, मतलब आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने बाजी मार ली थी। कैसे? तो रेलवेज़ का एक्सपांड होते चला गया था इंग्लैंड में 1840s से ही, और 1860 से ही कॉलोनीज सेटअप होते चले गए थे इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। उसकी वजह से क्या हो गया था, आयरन और स्टील का डिमांड बढ़ते चला गया। अब देखो बच्चों, 22 मिलियन पाउंड्स कॉटन क्या करता था, ब्रिटेन पहले एक्सपोर्ट करता था, लेकिन 1873 ईयर में आने तक ब्रिटेन अभी आयरन एंड स्टील 77 मिलियन पाउंड्स का एक्सपोर्ट करना चालू हो गया था, मतलब कम्प्लीटली डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। सेकेंड पॉइंट, जो नई इंडस्ट्रीज़ आ तो रहे थे, लेकिन इतना इजीली वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे थे। 19th सेंचुरी के एंड में ही क्या हो गया था, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंडस्ट्रीज़ में 100 वर्कर्स की ज़रूरत है, लेकिन 100 वर्कर्स के काम करने की कैपेसिटी है किसी इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन उतने 100 वर्कर्स वहाँ पे उनको काम करने के लिए नहीं मिल रहे थे, 20 लोगों में ही उनको काम चलाना पड़ रहा था। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। टेक्सटाइल जो था वो डायनामिक सेक्टर था, लेकिन जो आउटपुट, लार्जर पोर्शन ऑफ द आउटपुट वॉज प्रोड्यूस्ड नॉट विद इन फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विद इन डोमेस्टिक यूनिट्स। मतलब टेक्सटाइल डायनामिक सेक्टर तो था, लेकिन जो टेक्सटाइल का आउटपुट मिलता था उसका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है डोमेस्टिक यूनिट्स में बनता था, ना कि किसी इंडस्ट्रियलाइज्ड फैक्ट्रीज़ में। थर्ड, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ का जो चेंज है वो किसी मेटल, किसी स्टीम पावर्ड कॉटन या मेटल इंडस्ट्रीज़ पे बेस है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में कोई इनोवेशंस का यूज़ नहीं किया होगा। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में भी ऑर्डिनरी और स्मॉल इनोवेशंस जो है वो उसका यूज़ होता था। और कहाँ पर यूज़ होता था, तो जो भी नॉन मैकेनाइज सेक्टर्स थे, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग है, बिल्डिंग है, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स, इन सब में इनका यूज़ होता था। मतलब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ भी जो है साइंटिफिक इनोवेशन से दूर नहीं था, उसमें भी ऑर्डिनरी और स्मॉल इनोवेशंस जो थे उसका वो यूज़ होता था नॉन मैकेनाइज सेक्टर्स में। चौथा पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रैपिडली नहीं हुए, बहुत ही धीरे धीरे हुए। न्यू टेक्नोलॉजी नया टेक्नोलॉजी जो था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या हो गए थे, इसलिए बहुत ही कॉशियस हो गए थे उसको यूज़ करने के लिए। अब इतने महंगे वाले मशीन वो लेते थे, लेकिन वो क्या होता था, वो यूज़ करने पर कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाते थे, फिर उनको रिपेयर करना बहुत कॉस्टली हो जाता था। और जिस तरीके से मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते थे कि ये बहुत अच्छा काम करेगा, इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उतने वो इफ़ेक्टिव नहीं काम कर रहे थे, उतना इफ़ेक्टिव काम नहीं कर रहे थे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है स्टीम इंजन का। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया। जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया। स्टीम इंजन प्रोड्यूस किसने किया था? न्यू कॉमन ने। और पैटेंटेड द न्यू इंजन इन 1781। मतलब जेम्स वॉट ने न्यू इंजन को पैटेंट कर दिया 1781 में। फिर उसी का जो फ्रेंड था मैथ्यू बोल्टन, उन्होंने नया मॉडल मैन्युफैक्चर किया, लेकिन आगे कुछ सालों तक क्या हो गया कि उस नए मॉडल को, मतलब कि जो मैथ्यू ने नया मॉडल मैन्युफैक्चर किया था, उसको कोई बायर नहीं मिला।
At the beginning of the 19th century, there were no more than 321 steam engines all over England. मतलब पूरे इंग्लैंड में 321 स्टीम इंजन से एक भी ज़्यादा नहीं था. उसमें से 80 जो थे 80 स्टीम इंजन कॉटन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते थे, 9 इन वुल इंडस्ट्रीज़ एंड द रेस्ट इन माइनिंग, कैनल वर्क्स एंड आयरन वर्क्स. स्टीम इंजन किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, किसी भी और दूसरे इंडस्ट्रीज़ में नहीं यूज़ करते थे. कि जो हम बोल रहे हैं कि जो पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनिफोल्ड वाज स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड. यहाँ पर देखिए आपको फिगर 7 में क्या बताया, अ स्पिनिंग फैक्ट्री इन 1830. यू कैन सी हाउ जायंट व्हील्स मूव्ड बाय स्टीम पावर. ये जो जायंट व्हील्स है वो मूव कर रहे, मूव्ड बाय स्टीम पावर, कुछ सेट इन मोशन हंड्रेड्स ऑफ स्पिंडल्स टू मैन्युफैक्चर थ्रेड. मतलब ये जो जायंट व्हील्स आपको दिख रहे हैं इसको कौन मूव कर रहा है, इट इज़ एक्चुअली मूव्ड बाय द स्टीम पावर. और इस जायंट व्हील की वजह से क्या हो गया कि हंड्रेड्स ऑफ स्पिंडल्स क्या कर रहे हैं, थ्रेड को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. चले, historians now have come to increasingly recognize that the typical worker in the mid-19th century was not a machine operator but the traditional craft person and laborer. इसलिए अभी हिस्टोरियंस ये रिकॉग्नाइज करते चले गए कि mid-19th सेंचुरी में जो भी टिपिकल वर्कर काम करते दिख रहे थे इंडस्ट्रीज़ में, वो कोई मशीन ऑपरेटर नहीं था, तो वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन था या फिर कोई लेबरर था. फिगर 6 देखिए, अ फिटिंग शॉप एट अ रेलवे वर्क्स इन इंग्लैंड. रेलवे वर्क्स में जो फिटिंग शॉप होता था इंग्लैंड में, वहाँ का ये फ़ोटो है. द इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज़ 1849. In the fitting shop, new locomotive engines were completed and old ones repaired.